गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे 12 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 16 पे। जो हमारा चैप्टर नंबर 16 है बायोलॉजी का, ये लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में पर्यावरण के मुद्दे के नाम से दिया हुआ है। ये जो पर्यावरण के मुद्दे चैप्टर हैं, इसे हम एक और नाम से पढ़ेंगे प्रदूषण, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं पॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग इसे ही परिभाषित करें, प्रदूषण क्या है। प्रदूषण को हम कुछ इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, इस प्राकृतिक संसाधन में होने वाला भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन, यानी प्राकृतिक संसाधन में किसी भी प्रकार का भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन, और वो परिवर्तन अवांछनीय हो, यानी हमारे प्राकृतिक संसाधन में होने वाला अवांछित परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। अवांछित परिवर्तन जो है वो परिवर्तन किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो परिवर्तन फिजिकल हो, चाहे वो परिवर्तन केमिकल हो, चाहे वो परिवर्तन बायोलॉजिकल हो। यानी ये परिवर्तन फिजिकल भी हो सकता है, ये परिवर्तन केमिकल भी हो सकता है, ये परिवर्तन बायोलॉजिकल भी हो सकता है। इन तीनों में किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय मतलब खराब या बेकार, जो हमारी प्रकृति को खराब करे, उसे हम बोलेंगे अवांछनीय परिवर्तन। चाहे वो फिजिकल में हो, जैसे तापमान बढ़ने लग रहा है, केमिकल हो, उसके केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए। मृदा में जैसे बात करें, समय बढ़ने के साथ साथ उसकी उर्वरन क्षमता कम हो जाती है। कुछ और भी कारण है, जैसे बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल परिवर्तन का मतलब क्या है? कुछ जैविक परिवर्तन में हम लोग बात करें, हमारी जीवन क्षमता कम हो रही है या अन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं, इस तरह के जो भी परिवर्तन हो बायोलॉजिकल है। कोई भी परिवर्तन होगा अवांछनीय प्राकृतिक संसाधनों में, उसे हम बोलेंगे प्रदूषण। और इस तरह के जो परिवर्तन उत्पन्न करेंगे, इस तरह के जो अवांछित परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उस कारक को नाम देते हैं प्रदूषक। यानी दो शब्द हैं अलग अलग, एक है प्रदूषण और एक है प्रदूषक। परिवर्तन प्रदूषण कहलाएगा और उत्पन्न करने वाले कारक प्रदूषक कहलाएंगे। और इन्हीं सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। जो चैप्टर का नाम है, जो पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न करेंगे, उनके क्या क्या मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। जैसे हम लोग देखें एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम है पर्यावरण के मुद्दे, और यहाँ हम लोग कुछ शब्दों को ध्यान दें जो एनसीईआरटी में है, प्रदूषण को कैसे परिभाषित किया गया। जैसे यहाँ हम लोग देखें, वायु, जल तथा भूमि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। या फिर परिभाषा देखें तो परिभाषा हमें कहाँ दिखा है प्रदूषण का। प्रदूषण का परिभाषा कुछ यहाँ हम लोग देखें प्रदूषण को, प्रदूषण वायु, भूमि, जल तथा मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक अभिलक्षणों का एक अवांछनीय परिवर्तन। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हमारा अवांछनीय परिवर्तन है। किसमें किसमें? वायु, भूमि, जल या मृदा। भूमि या मृदा एक ही बात हो गई, अर्थात हम लोग बात करें ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है, और इस प्राकृतिक संसाधन में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन। और किस तरह का परिवर्तन? चाहे वो परिवर्तन भौतिक हो, चाहे वो परिवर्तन रासायनिक हो, चाहे वो परिवर्तन जैविक हो या जैवीय हो, इन सारे परिवर्तनों को हम क्या नाम देंगे? प्रदूषण। और यहाँ ये भी है, अवांछनीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक क्या कहलाएंगे? प्रदूषक, पॉल्यूटेंट कहलाएंगे वो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रदूषक। इस चैप्टर में हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, प्रदूषक के विभिन्न विभिन्न प्रकार को जानेंगे और प्रदूषणों के भी अलग अलग प्रकार को जानेंगे। पहले हम लोग यही डिस्कस करें, ये चैप्टर जो हम पढ़ेंगे प्रदूषण, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसी पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में वायु प्रदूषण एवं उसका नियंत्रण। वायु प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जो सबसे पहला ही टॉपिक है, इस टॉपिक में हम जानते हैं वायु को प्रदूषित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, प्रदूषक कौन कौन से हैं, उसके बाद उसको नियंत्रित कैसे करेंगे। यानी पहला टॉपिक हमारा होगा सबसे पहला वायु प्रदूषण और इसका नियंत्रण। इसके बाद हम लोग बात करें जो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा, इसी के अंदर वायु प्रदूषण में ही आगे जाकर हम लोग बात करते हैं जो नॉइज़ है,
नॉइज़ कहने का मतलब जो शोर है उसे वायु प्रदूषण में सम्मिलित किया गया है। यानी साउंड पॉल्यूशन कोई अलग पॉल्यूशन नहीं है, वायु प्रदूषण का ही एक प्रकार है। जैसे हम लोग देखें यहाँ पे एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है 1987 में संशोधन हुआ और शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। यानी जो नॉइज़ पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, वो किस में आ गया है? एयर पॉल्यूशन में। कब जोड़ा गया इसे? 1987 में। यानी आज हम लोग साउंड पॉल्यूशन को अलग नहीं मानेंगे। क्यों? आज जो चल रहा 1987 के बाद का समय है, इस समय तक साउंड पॉल्यूशन को एयर पॉल्यूशन में मर्ज कर दिया गया। अर्थात हम लोग एयर पॉल्यूशन के अंदर साउंड पॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा एयर पॉल्यूशन के बाद, वो हमारा होगा वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण और इसका नियंत्रण। यानी जल किस तरह से प्रदूषित होगा, उसको कैसे नियंत्रित करेंगे, ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। और इस टॉपिक में हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषक पढ़ेंगे जो जल को प्रदूषित करते हैं और उसे कैसे साफ करेंगे। और इसका एक टॉपिक आप चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब वाहित जल का जो उपचार करते हैं हम लोग, वाहित जल का या फिर वाहित मल का जो हम लोग उपचार करते हैं, उसको भी हम लोग कुछ यहाँ थोड़ी बहुत बात करते हैं और वो चैप्टर नंबर 10 में भी डिस्कस है। यानी सेकेंड टॉपिक हमारा जो है वो हमारा होगा जल प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण। इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक होता है एनसीईआरटी में सॉलिड वेस्ट के नाम से। सॉलिड वेस्ट मतलब ठोस अपशिष्ट। ये हमारा तीसरा टॉपिक है सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट। इसमें हम बात करें ठोस अपशिष्ट है क्या। सामान्य शब्दों में हम समझे ठोस अपशिष्ट को, तो जो भी नगर निगम वाले आती है गाड़ियाँ, उसमें हम जितना भी कचरा डालते हैं वो सब के सब ठोस अपशिष्ट में होते हैं। चाहे वो हमारे ऑफिस का हो, घर का हो, किचन का हो, स्कूल का हो, इन सब के जो भी वेस्ट हैं उन सारे वेस्ट को मिलाकर एक साथ हम नाम देते हैं सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट। यानी नगर पालिका या नगर निगम वाले जो आकर कचरा को कलेक्ट करके ले जाते हैं उन सबको हम क्या नाम देंगे? सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट से अलग अलग प्रदूषण उत्पन्न हो सकते हैं। इनसे मृदा प्रदूषित हो सकती है, वायु प्रदूषित हो सकते हैं, जल भी प्रदूषित हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, ठोस अपशिष्ट में हमारे घर से बहुत सारा कचरा इकट्ठा करके ले गया। इन कचरा को ले जाने के बाद इसे जला सकता है, वो जलाएगा तो यहाँ से जो धुआं निकलेगी, यहाँ से जो भी धुआं निकलेगा, इस धुआं से वायु प्रदूषण होगा। जलने के बाद राख में यदि वो प्लास्टिक है तो उस प्लास्टिक का पूरा अपघटन नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं जल पाएगा, वो प्लास्टिक मृदा प्रदूषित करेगा। इसके अलावा इन सॉलिड वेस्ट को निपटान करने का एक तरीका होता है, इसे हम ज़मीन के नीचे दबा देते हैं। यदि हम इन सॉलिड वेस्ट को ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद कर दबाएंगे, दबाने से क्या होगा? इसको हमने दबा दिया। यदि आसपास में यहाँ कोई जलीय स्रोत है, भूमिगत जो जल होते हैं, इन जल के अंदर रिसाव होकर ये प्रदूषित पदार्थ जा सकते हैं, ये जल को भी प्रदूषित करेगा। यानी सॉलिड वेस्ट एक बड़ा ग्रुप का नाम है जिसमें अलग अलग प्रदूषक हैं। कुछ ऐसे प्रदूषक हैं जो वायु प्रदूषित करेंगे, जलने के बाद उससे जो धुआं निकलेगा वो वायु प्रदूषित करेगा। प्लास्टिक जलने के बाद मृदा प्रदूषित करेगा। और यहाँ जो अलग अलग तरह के रसायन हैं, जैसे हम लोग बात करें कोई मेडिकल वेस्ट को हमने ज़मीन के नीचे दबा दिए, हॉस्पिटल से वेस्ट निकला उसे हमने दबा दिया, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, प्रोटोजोअन्स, अलग अलग जीव होंगे जो इससे निकलकर चले जाएंगे जल में और ये जल को प्रदूषित करेंगे। फिर हम इसी जल को हैंडपंप लगा के, मोटर लगाकर बाहर निकालेंगे और रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग करेंगे, तो ये जल भी प्रदूषित है। तो यानी सॉलिड वेस्ट एक बड़ा ग्रुप है और ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। क्यों बड़ी समस्या है? क्योंकि हम रोज़ सॉलिड वेस्ट को जनरेट करते हैं। तो यानी इन सॉलिड वेस्ट का निपटान कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसके लिए हमारी सरकार या हमारे जो भी सिस्टम है इस पर लगातार काम कर रही है और इसके निपटान में अलग अलग जगह पे अलग अलग नियम है। इन सबको भी हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड वेस्ट में। सॉलिड वेस्ट के अंदर ही एक केस स्टडी हम लोग डिस्कस करते हैं अहमद खान का। अहमद खान के बारे में हम लोग जाने, थोड़ा देखें उनके कार्यों को।
जैसे हम लोग देखें यहाँ पे प्लास्टिक अपशिष्ट के उपचार संबंधी अध्ययन, इसमें हमारे पास एक नाम आ रहा है अहमद खान का। अहमद खान जो 57 वर्षीय हैं, इनका कार्य बहुत ही अच्छा है प्लास्टिक वेस्ट को लेकर। इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट का बहुत अच्छा तरीका ढूंढा। ये प्लास्टिक वेस्ट का महीन चूर्ण बनाते हैं और उन महीन चूर्ण के अंदर एक और रसायन मिलाते हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट का जो महीन चूर्ण बनता है पाउडर, उस पाउडर को हम नाम देते हैं पॉली ब्लेंड। और उस पॉली ब्लेंड के अंदर एक और केमिकल मिलाते हैं बिटुमिन। पॉली ब्लेंड और बिटुमिन मिलने के बाद उस चूर्ण की जल धारण क्षमता बहुत कम हो जाती है, और जल धारण क्षमता कम होने के कारण इसका उपयोग हम लोग करते हैं सड़क निर्माण में, रोड निर्माण में। और रोड निर्माण में यदि हम उस चूर्ण का उपयोग करते हैं पॉली ब्लेंड और बिटुमिन से बने हुए चूर्ण का, तो इस चूर्ण से क्या फ़ायदा मिलता है? इस चूर्ण की जल धारण क्षमता कम है, तो जिस वजह से हमारे सड़क की जल धारण क्षमता कम होती है, बारिश होगा, पानी गिरेंगे और वो पानी को प्रतिकर्षित करेगा, बाहर चला जाएगा, तो उस रोड की आयु बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ इन्होंने जो प्लास्टिक होते हैं उनकी बोरियां बनाना शुरू की, अलग अलग कुछ कार्य किए, और धीरे धीरे करके प्लास्टिक वेस्ट की बहुत बड़ी संख्या आजकल इनके द्वारा अपघटन किया जा रहा है या निपटान किया जा रहा है। तो उनसे हमें समस्या मिल रहा है।